हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ़ होंगे और सुरक्षित होंगे। और दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज का वीडियो जितने भी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के या फिर अदर ब्रांच के, तो उनका जो सब्जेक्ट है बेसिक ऑफ यानी कि BEE बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल, आज हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमारा ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 2 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला ऑनलाइन मोड में होगा, तो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं 50 क्वेश्चन, और 90 मिनट में आपको सॉल्व करना है। ऐसा चीज़ आपको पता है, तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन सीरीज़ को आपके लिए लाया है। बाकी यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो है आपसे एक वीडियो मिस ना हो पाए। जितनी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप इतने कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए, आपका यदि 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में, तो इस सेक्शन से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए। और आपका रिजल्ट भी आज आने वाला था, तो इतने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं बताएंगे, या फिर जो इस वीडियो को देख रहा है वो बताएगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है उनका मतलब बेहतर आया कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, सारी चीज़ें बताएंगे कमेंट बॉक्स में करके कि हाँ सर, हमारा रिज़ल्ट अच्छा आया है। और जैसा कि हमने बताया भी था कि आज 30 जून है, तो आज आपका रिज़ल्ट आना भी है। और बाकी देखिए, रिज़ल्ट जो भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इस सेमेस्टर की यानी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को अच्छे तरीके से करना है, ताकि इसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए वीडियो क्या क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि 41 देखिए क्वेश्चन क्या है कि संधारित्र में स्टोर की गई ऊर्जा का मान होता है। तो हमारा जो संधारित्र होता है, जिसमें हम आवेश को संग्रह करते हैं, तो हमारा संधारित्र होता है, आपको पता ही है। तो इसमें जो संधारित्र में स्टोर की गई ऊर्जा का मान होता है, क्या होता है पूछ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हाफ CV² होता है। जैसा कि आपको पता है कि W बराबर क्या होता है, हाफ CV²। तो यही जो हमारा W होता है, यही ऊर्जा के रूप में बन जाता है, यानी कि हाफ CV²। जो हमारा कार्य होता है वही ऊर्जा में चेंज हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे हाफ CV² हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, फिर सॉल्व करना है, जिससे यहाँ पे हाफ CV² इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए हाफ C² भी दिया गया है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के तब सॉल्व करना है, ताकि आपसे क्वेश्चन गलत ना होने पाए। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्या है कि प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का मान होता है। तो हमारा जो प्रेरकत्व होता है, उसमें एकत्रित ऊर्जा का मान क्या होता है, तो हाफ LI² होता है। क्या होता है, 1/2 LI² होता है। और 1/2 LI होगा नहीं, 1/2 L² भी नहीं होगा, और LI² भी नहीं होगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। और बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए 43 क्या है कि MMF की इकाई होती है। जो हमारा मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक विद्युत वाहक बल होता है, उसकी इकाई क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। तो वेबर जो होता है विद्युत फ्लक्स का होता है, चुंबकीय फ्लक्स का होता है। टेस्ला भी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, और ये तो हमारा होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। तो यहाँ पे जो MMF की जो इकाई हो जाएगी AT हो जाएगी। तो आप इसको याद करके चलिएगा। और बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है कि फ्लक्स घनत्व की इकाई है। जो हमारा जो फ्लक्स घनत्व होता है, उसकी इकाई के बारे में पूछा है। तो देखिए फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है वो वेबर/मीटर² होता है। क्या होता है, वेबर/मीटर² होता है। और जूल तो होगा नहीं, टेस्ला भी नहीं होगा, हेनरी भी नहीं होगा। तो हेनरी तो प्रेरकत्व की इकाई हो जाएगी। और बाकी यहाँ पे 44 का वेबर/मीटर² हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या है कि AC तरंग 220 sin ωt का एम्पलीट्यूड होगा। तो जो हमारा AC तरंग है, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो AC तरंग 220 sin ωt है, उसका एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट ही होता है। तो आप इसको याद करके चलिएगा, क्या होता है, 220 वोल्ट होता है। तो अब बाकी बढ़ते हैं 46 की तरफ। देखिए क्या 46 की 220 वोल्ट sin ωt का RMS मान होगा। तो RMS की बात यदि हम करें, तो यहाँ पे वर्ग माध्य पूछ रहा है कि वर्ग माध्य क्या होगा 220 sin ωt का। तो देखिए जो हमारा फार्मूला होता है VRMS बराबर, जो फार्मूला होता है हमारा होता है V0/√2, यानी V0√2 होता है। तो यहाँ पे इधर ये जो मान दिया गया है तरंगदैर्घ्य AC
एक AC साइन 220 साइन ओमेगा टी का जो मान दिया गया है, V0 का मान दिया गया है, तो यदि आप V0 की जगह पे A रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 220/√2 हो जाएगा इंटू V वोल्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 220/√2 वोल्ट हो जाएगा। हमारा जो फार्मूला होता है VRMS से, जो हमारा फार्मूला होता है कि V0/√2। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं मान दिया गया है 220 साइन ओमेगा टी, वो हमारा V0 का मान दिया गया है। तो आप यहाँ पे मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए इसका साइन 46 का हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है कि ऐसी तरंग 220 साइन ओमेगा टी का औसत मान होगा। जो हमारा ऐसी तरंग है और 220 साइन ओमेगा टी का औसत मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे औसत मान पूछ रहा था, यहाँ पे RMS पूछ रहा था। RMS पूछते तो फार्मूला V बराबर V0/√2 लगाते, जबकि यहाँ पे औसत मान पूछ रहा है। तो औसत मान के लिए हमारा जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है क्या कि LA बराबर हो जाता है हमारा 2 गुणे LM बाई पाई हो जाता है। क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। तो ये फार्मूला अब अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए सॉरी यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं कि LA बराबर हो जाता है, मतलब औसत मान बराबर हो जाएगा 2 गुणे LM बाई पाई हो जाएगा। तो LM जो मान दिया गया 220 साइन ओमेगा टी, LM का मान दिया गया। तो यहाँ पे आप LM की जगह पे 220 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 गुणे 220, LM की जगह 220 रखा बटे पाई, तो 2 गुणे 220 बटे पाई आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा 47 का। और 220 वोल्ट तो होगा नहीं, 220/√2 वोल्ट हमारा ये भी नहीं होगा, ये वाला तो इसका RMS हो जाएगा। तो RMS हमें निकालना नहीं था, औसत मान निकालना था, तो हमने इसीलिए ऑप्शन डी इसमें सही किया। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आगे कि 48 देखिए अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि क्वालिटी फैक्टर का सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर होता है उसका फार्मूला ओमेगा L/R होता है। तो आप इसको याद करिएगा, फार्मूला है, फार्मूला याद करना पड़ेगा और उसका कोई तरीका है नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है कि इंट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं। देखिए जो इंट्रिंसिक अर्धचालक होता है वो शुद्ध अर्धचालक होता है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि हम देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसी को इंग्लिश में हम इंट्रिंसिक बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। एन टाइप तो होगा नहीं, डॉपेड भी नहीं होगा और पी टाइप वाला भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है कि यदि कोई शुद्ध अर्धचालक आसानिक से डोप कर जाए, यानी यदि किसी शुद्ध अर्धचालक की आसानिक से AS से डोपिंग करा दें तो वह बन जाता है। तो देखिए आसानिक जो है एक हमारा क्या है त्रिसंयोजी तत्व है, तो इसीलिए क्या हो जाता है एक N टाइप अर्धचालक बन जाता है आसानिक। मतलब शुद्ध अर्धचालक में यदि आप आसानिक से डोपिंग करा देंगे तो वो अर्धचालक N टाइप का बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है कि यदि कोई शुद्ध चालक बोरान से डोप कर दिया जाता है तो वह बन जाता है। तो कोई शुद्ध चालक है, मान लीजिए यदि हम उसकी डोपिंग करा देते हैं किससे, बोरान से, तो हमारा बन जाता है पी टाइप का अर्धचालक। तो यहाँ पे ऑप्शन भी सही हो जाएगा 51 का। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 तक सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बाकी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो जितने क्वेश्चन करा दे रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा होंगे और इन्हीं का प्रिपरेशन करिएगा, तैयारी करिएगा अच्छे से। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो 52 देखिए क्या है कि सांद्रता में अंतर के कारण प्रवाहित धारा कहलाती है। देखिए सांद्रता में अंतर के कारण जो धारा प्रवाहित होती है वो डिफ्यूजन करंट कहलाती है। तो आप जब पढ़ेंगे चैप्टर को, थ्योरी को, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी यहाँ पे जब हम सांद्रता में अंतर के कारण धारा प्रवाहित होती है तो हमारा डिफ्यूजन करंट कहलाता है। बाकी इस प्रकार से समझ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या है कि N टाइप पी टाइप अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो N टाइप वाले में देखिए अगर त्रिसंयोजी तत्व है तो मतलब इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और पी टाइप एक पंचसंयोजी तत्व है तो मतलब ये इसमें होल होगा। तो N टाइप और पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। और बाकी 54 देखिए क्या है कि चालक एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल होता है। जो हमारा चालकता होता है और प्रतिरोधकता होता है उसका गुणनफल 1 होता है हमेशा। तो आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है कि किसी पदार्थ के प्रतिरोध तथा कंडक्टेंस का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे देखिए चालकता और प्रतिरोधकता की बात किया था, यहाँ पे प्रतिरोध और
कंडक्टेंस की बात किया है, तो यहाँ पे भी उसका जो गुणनफल होगा 1 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि क्या होगा, 1 होगा। 56 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी स्वीकारक अशुद्धि है। तो देखिए यहाँ पे जो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, आर्सेनिक, फास्फोरस, एंटीमनी, बोरान। तो यहाँ पे देखिए स्वीकारक अशुद्धि जो हमारी होती है वो हमारा बोरान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 56 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी 57 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी दाता अशुद्धि है। तो एंटीमनी हमारी जो होती है वो दाता अशुद्धि होती है। बोरान तो आपको बताया कि एक स्वीकारक अशुद्धि है, गैलियम भी नहीं होगा, एंडियम भी नहीं होगा। तो इसमें एंटीमनी क्या हो जाएगा, एक दाता अशुद्धि हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, मतलब दान करता है। बाकी यहाँ पे 58 देखिए क्या है कि 58 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 58। तो देखते हैं क्या है कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोधकता हो जाता है। देखिए प्रतिरोधकता की बात किया है यहाँ पे, किसी चालक की लंबाई यदि आप 2 गुनी कर देंगे तो उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी। तो प्रतिरोधकता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रतिरोधकता वही रहेगी, रिमेन सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि देखिए चालक जो होता है, अगर हम चालक की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोधकता तो हमारी बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता की बात किया है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िएगा पहले 1-2 बार, तब ऑप्शन को टिक करिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोधकता वही बनी रहती है, मतलब प्रतिरोधकता में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा 58 का। बाकी क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध के तीनों बैंड लाल रंग के हैं तो उसका प्रतिरोध होगा। तो किसी प्रतिरोध के तीनों बैंड, मान लीजिए एक बैंड ये है और एक बैंड ये है हमारा, इस प्रकार से थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बन रहा है। तो एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रतिरोध है, यदि इनका जो क्या कहते हैं, तीनों बैंड लाल रंग के हों, रेड कलर के हों, तो इनका जो प्रतिरोध होगा याद रखिएगा 2200 ओम होगा, यानी कि 2200 ओम होगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है कि यदि किसी प्रतिरोध के तीनों बैंड ऑरेंज रंग के हैं तो उसका प्रतिरोध होगा। तो देखिए यहाँ पे 33,000 हो जाएगा, 33,000 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से 60 का ऑप्शन डी से हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है कि यदि किसी सेरेमिक कैपेसिटर पर 103 कोड प्रिंट किया गया है तो उसकी धारिता होगी। तो उसकी धारिता हमेशा 10⁴ पिको फैरेड हो जाएगी। यदि कोई सेरेमिक कैपेसिटर है, संधारित्र है, उस पर 103 कोड प्रिंट किया गया है तो उसकी धारिता हमेशा 104 पिको फैरेड हो जाएगी। तो ऑप्शन बी 61 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं जितने क्वेश्चन आपको बताए होंगे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो इनकी आप अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। आप कमेंट करते नहीं हैं तो हमको मतलब समझ में नहीं आता कि हम वीडियो को कैसे और अच्छा सा आपके लिए प्रोवाइड करें। तो आप कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसी है, अच्छी बनी है कि नहीं बनी है, कोई कमी हो उसमें तो भी बताएं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी जो फैमिली है और बड़ी हो सके और आपके लिए हम और अच्छा कर सकें। तो अभी तो हम आपको इसी प्रकार से पढ़ा रहे हैं, बाकी जब हमारी फैमिली थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी तो आपको और बेहतर पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।